हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, जीडीपी का जो फॉर्मूला है वो होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस। क्वांटिटी मतलब अगर हमारे देश में 3 कार बनी है और तीनों का प्राइस 1000 रुपये है तो हमारे देश का जीडीपी कितना हो जाएगा? 3000 रुपये का जीडीपी हो जाएगा हमारे देश का। वैसे ही 2024 का निकालना जीडीपी तो सेम फॉर्मूला है, क्वांटिटी इनटू प्राइस। 2024 का निकालना है, 2024 में उस करेंट ईयर में जितनी क्वांटिटी की कार बनी होगी वो मल्टीप्लाई बाय जितना उन पर कार का जो प्राइस होगा वो करंट ईयर का। 2025 का अगर जीडीपी निकालना है तो 2025 के में जितनी क्वांटिटी की कार बनी होगी मल्टीप्लाई पर कार का जो प्राइस होगा उस ईयर में, वो अगर हम करेंगे तो हमारे पास 2025 का जीडीपी आ जाएगा। पर सपोज करो 2025 में क्या हुआ, जो झारखंड है, झारखंड में कार होता है, वो लोहा होता है। झारखंड में लोहा कम निकला, मतलब कुछ परेशानी की वजह से वहां पे लेबर ने काम नहीं करा, या फिर सुनामी आ गई, या फिर कुछ तूफान आ गया, मतलब लोहा कम निकला है। लोहा कम निकलने की वजह से कार का दाम क्या हो गया? महंगा हो गया और इन्फ्लेशन आ गया। सपोज 2025 में क्या हुआ? कार का दाम महंगा हो गया। तो एक एग्जांपल है, समझते हैं। जीडीपी ऑफ 2024, क्वांटिटी सपोज 100 कार बनी है, पर कार का प्राइस 50 रुपए है, तो 2024 की जीडीपी कितनी हो जाएगी? 5000 रुपए। अगर हम 2025 का जीडीपी देखें जहां पे इन्फ्लेशन आ गया है, जहां पर कार का प्राइस बढ़ गया है, अगर हम 2025 का देखें तो जीडीपी इज इक्वल्स टू क्वांटिटी इनटू प्राइस। 2025 में कितनी क्वांटिटी की कार बनी है? सपोज 50 ही कार बन पाई, क्योंकि चीजें क्या हो गई? महंगी हो गई है। पर चीजें महंगी हो गई तो मतलब पर कार का प्राइस कितना हो गया? 110 रुपए हो गया। तो जीडीपी कितना हो जाएगा? 5500 रुपए। 2024 जब चीजें नॉर्मल थी, जब महंगाई कम थी, तो जीडीपी कितना है? 5000 रुपए। 2025 जब प्राइस बढ़ गया है चीजों का, तब जीडीपी कितना हो गया? 5500 रुपए। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है कौन सा जीडीपी सबसे अच्छा है। अगर आपसे मैं पूछूं विच जीडीपी इज बेस्ट, 2024 का, 2025 का, आप क्या चाहते हो कि हमारे देश में कौन सा जीडीपी होना चाहिए? जहां पर ज्यादा प्रोडक्शन हो वो वाला जीडीपी, कि जहां पर ज्यादा प्राइस वाला जीडीपी? कौन सा वाला जीडीपी अच्छा? अगर मैं सवाल पूछूं तो इसका सही आंसर है, आप लोगों ने भी अंदाजा लगा लिया होगा, 2025 का जो जीडीपी है वो जीडीपी खराब जीडीपी है, वो जीडीपी चीटिंग करके आया है, क्योंकि उस साल प्राइस ज्यादा होने की वजह से कार जीडीपी ज्यादा हो रही है, पर जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है? कम है कंपेयर टू 2024 में। 2024 में जो क्वांटिटी है वो 100 कार प्रोड्यूस हुई है, पर उस साल जो प्राइस है लोहे का कुछ ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं हुआ, प्राइस नॉर्मल रहा है, क्योंकि उस साल कोई झारखंड में जो प्रोडक्शन है लोहे का वो नॉर्मल था, इसलिए प्राइस भी क्या है? नॉर्मल है। तो जीडीपी कितना है? 5000 रुपए। पर 2025 में क्या हो गया? जीडीपी 5500 हो गया है। ठीक है, अगर पूछूं आपसे तो कौन सा जीडीपी बेकार है? ये वाला जीडीपी बेकार लगेगा आपको, पर कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, तो उनके लिए एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये वाला है, अगर सपोज 11th क्लास में क्या हुआ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में सारे सब्जेक्ट में मेरे नंबर कितने हैं? 70 आए, तो मेरे परसेंटेज कितने बनेंगे? 70% बनेंगे। पर जब मैं 12th में आ गया तो 12th में क्या हुई? एग्जाम में चीटिंग हो गई। चीटिंग होने के बाद मेरे सारे सब्जेक्ट में नंबर कितने आ गए? 100 आ गए, तो मेरे परसेंटेज कितने बन जाएंगे? 100% बन जाएंगे। तो मेरे परसेंटेज, चीटिंग की वजह से मेरे परसेंटेज कितने बन गए? 100 बन गए। पर अगर मेरी सही, अगर क्वालिफिकेशन, अगर सही स्किल अगर आपको देखनी हो तो आप कौन से परसेंटेज देखोगे मेरे इसमें से? 2000 मतलब 11th क्लास वाले कि 12th क्लास वाले, कौन से परसेंटेज देखने चाहिए आपको, जिसमें मेरी अगर सही स्किल अगर आपको देखना हो तो कौन सा देखेंगे हम? 11th क्लास वाले देखेंगे, क्योंकि इस 11th क्लास में चीटिंग नहीं हुई। सेम चीज यहां पर है। 2024 में जो जीडीपी निकल रहा है उसका प्राइस नॉर्मल था, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट होती है, तो जीडीपी कितना है? 5000। पर 2025 में इन्फ्लेशन की वजह से हमारा जीडीपी क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। 2000 प्राइस में प्राइस ज्यादा होने की वजह से, ये जो आयरन का, कार का प्राइस ज्यादा होने की वजह से जीडीपी क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। तो ये वाला जो जीडीपी है, जो 2025 वाला जीडीपी है, ये जीडीपी खराब जीडीपी है। 2024 वाला जीडीपी अच्छा जीडीपी था, मतलब इस तरीके से जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो अच्छा जीडीपी। 2025 में जो जीडीपी आया है वो खराब जीडीपी है।
तो सॉल्यूशन क्या है? पहली जो प्रॉब्लम है, पहली प्रॉब्लम ये है कि सॉल्यूशन क्या है इस चीज का? क्या हम इसी जीडीपी को यूज करेंगे? क्या और कोई तरीका नहीं है जीडीपी कैलकुलेट करने का? क्या हमेशा हम इसी तरीके का, जो इन्फ्लेशन की वजह से जीडीपी आया है, क्या उस जीडीपी को देख के हम खुश हो जाएं? क्या ये सॉल्यूशन है? नहीं, इसका एक सॉल्यूशन है, पर मैं बताता हूं आपको। तो पहली परेशानी क्या है? पहली परेशानी है कि इन्फ्लेशन की वजह से, चीटिंग की वजह से जीडीपी बढ़ रहा है, तो हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए। पहला सॉल्यूशन हमें फाउंड करना है। अब दूसरा, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, क्या हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों सालों का जीडीपी? क्या हम कंपेयर कर सकते हैं 2024 का जीडीपी विद 2025 का जीडीपी? आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, हाँ और ना। अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों? देखो, हम बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते 2024 का जीडीपी विद 2025 का जीडीपी। क्यों? क्योंकि दोनों ही ईयर में जो प्राइस है वो क्या है? अलग है। दोनों ही ईयर में जो प्राइस है वो क्या है? अलग है। अगर हमें कंपैरिजन करना है कुछ, तो कंपैरिजन के टाइम पे कुछ चीज सेम होनी चाहिए, तब आप कंपैरिजन कर पाओगे। पर यहां पर क्या है? दोनों ही चीजें अलग है, इसलिए हम कंपैरिजन नहीं कर पा रहे। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, जो फेमस एग्जांपल है। क्या हम सचिन तेंदुलकर को और विराट कोहली को कंपेयर कर सकते हैं क्या? हम नहीं कर सकते हैं। सचिन कौन अच्छा प्लेयर है, ये सवाल बहुत न्यूज में चलता है। तो क्या हम इसको कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हम सचिन तेंदुलकर को और विराट कोहली को कंपेयर। क्यों? क्योंकि जो बॉलर उन लोगों ने फेस करे हैं, विराट कोहली साहब ने, क्या हुआ, हाँ, विराट कोहली साहब ने जो बॉलर फेस करे हैं, वो बॉलर सचिन तेंदुलकर साहब ने फेस नहीं करे हैं। विराट कोहली साहब की जो परिस्थिति थी, वो परिस्थिति सचिन तेंदुलकर साहब की नहीं थी। इसलिए दोनों के बॉलर्स अलग अलग हैं। जो दोनों ने जो बॉलर्स फेस करे वो अलग अलग हैं, इसलिए हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? अगर हमें उन्हें कंपैरिजन करना है, अगर हमें पता करना है कि विराट कोहली अच्छे बैट्समैन है कि सचिन अच्छे बैट्समैन है, तो हमें पता करना पड़ेगा कि, मतलब हमें दोनों सेम बॉलर के साथ इनको बॉलिंग करानी पड़ेगी, तब हम कंपेयर कर पाएंगे कौन से अच्छे बैट्समैन है। सही बताऊं मैं आपको, तो इसी तरीके से कंपैरिजन होना चाहिए, दोनों के सेम परिस्थिति होनी चाहिए। अगर आपके स्कूल में कंपैरिजन, अगर आपके स्कूल में पेपर हो रहा है और कंपैरिजन हो रहा है कि लड़का फर्स्ट रैंक वाला है, 10th रैंक वाला है, तो कंपैरिजन इसी बेसिस पे हो रहा है ना, कि सबको एक जैसा पेपर मिल रहा है, उसी के बाद ही तो कंपैरिजन कर पा रहे हो ना आप। तो कंपैरिजन करने के लिए एक चीज कांस्टेंट होनी चाहिए। इसीलिए हम जब जीडीपी निकालते हैं, तब हम 2024 और 2025 का जो जीडीपी है, इस तरीके से कंपेयर भी नहीं कर सकते। पहली परेशानी थी हमारे पास कि 2025 का जीडीपी ज्यादा आ रहा था, क्योंकि प्राइस ज्यादा रहा था। भले ही उस टाइम प्रोडक्शन कम था हमारा, पर प्राइस ज्यादा आने की वजह से हमारा जीडीपी ज्यादा बता रहा था। तो ये पहली परेशानी है। दूसरी परेशानी ये है कि हम दोनों जीडीपी को कंपेयर भी नहीं कर सकते। कंपेयर नहीं कर सकते, इसकी वजह से परेशानी क्या है? इसकी वजह से परेशानी यह है कि हम ये नहीं बता सकते कि 2025 में हम कितने ग्रो करे हैं 2024 के कंपैरिजन में। हम ये नहीं बता सकते, ये बहुत बड़ी परेशानी है। हम ये मेजर नहीं कर सकते कि हम कितना आगे गए हैं, कितना पीछे गए हैं। हम जीरो पे ही तो नहीं है, तो हम ये कंपैरिजन नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम की वजह से। तो दो परेशानी आई है। इस दोनों परेशानी का एक सॉल्यूशन है। पहले हम जिस परेशानी को सॉल्व करेंगे वो है कंपैरिजन वाली परेशानी। ठीक है, कंपैरिजन, अगर ये वाली प्रॉब्लम को अगर हमने सॉल्व कर दिया, तो हम वो जो पहली परेशानी थी हमारी कि इन्फ्लेशन की वजह से हाई जीडीपी आ रहा है और हम पता नहीं कर पा रहे हैं कि रियल जीडीपी क्या है, ये जो परेशानी थी, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमें मालूम चल गया है कि अगर हमें कंपैरिजन करना है, तो हमारे पास ये दोनों प्राइस हैं, ये क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे। तो अगला सवाल उठता है कि ये दोनों प्राइस सेम कैसे लाए, ये दोनों प्राइस कांस्टेंट कैसे करें, ये सवाल उठता है। तो इस सवाल का जवाब, ये जो कांस्टेंट प्राइस है वो कहां से लाए, तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये कांस्टेंट प्राइस हम कहां से लाएं। इस वाले एग्जांपल के थ्रू देखो जरा। क्लास 11th में आपकी हर जगह 70% आए, क्लास 12th में आपके कितने हैं? चीटिंग करके आप नंबर लिया, ये वाली बात अपन ने देख ली थी।
अब अगर टीचर को मालूम चल गया है कि आपने चीटिंग करी है, क्या करी है, आपने चीटिंग करी है, तो फिर टीचर आपके 12th क्लास की मार्कशीट में कौन से नंबर चढ़ाए, या फिर आपकी 12th क्लास की मार्कशीट में जब वो नंबर चढ़ा रही है तो वो कौन से ईयर को रेफर करे, कौन से ईयर को देखे, ताकि उसको रियलिटी में मेरी स्किल मालूम चल पाए, ये सवाल है। तो 12th क्लास में अगर टीचर को मालूम चल गया पूरे स्कूल वाले बच्चों ने चीटिंग करी है और फिर भी उन्हें 12th क्लास की मार्कशीट बनानी है, तो वो क्या करेंगे, 11th क्लास में जो बच्चों के नंबर आए थे उस ईयर से रेफरेंस लेके 12th क्लास की मार्कशीट बनाई जाएगी। अब सवाल उठता है कि सर पुराने ईयर के नंबर को लेके, पुराने ईयर का रेफरेंस लेके क्यों मार्कशीट बनाई जा रही है? क्योंकि 11th क्लास एक नॉर्मल ईयर था। नॉर्मल ईयर मतलब उस ईयर में कोई चीटिंग नहीं हुई, पहला कारण 11th क्लास लेने का। दूसरा कारण 11th क्लास लेने का क्योंकि वो रिसेंट पास्ट है। अगर आपकी मार्कशीट 5th क्लास की मार्कशीट को देख के बनाए, अगर 12th क्लास की मार्कशीट 5th क्लास की मार्कशीट को देख के बनाए, तो 5th क्लास बहुत पुराना पास्ट हो जाएगा, उस टाइम आप बहुत छोटे थे, इसीलिए 5th क्लास की मार्कशीट से नहीं बनाया, इसीलिए 11th क्लास की बनाया क्योंकि वो रिसेंट पास्ट है। तीसरा कारण है कि सेम कंडीशन है, जो सब्जेक्ट आपके 12th क्लास में थे वही सब्जेक्ट 11th क्लास में थे, पर जो सब्जेक्ट आपके 12th क्लास में है वो सब्जेक्ट 5th क्लास में या 10th क्लास में नहीं होंगे, इसलिए 11th क्लास का रेफरेंस लिया है। और चौथा कारण है टीचर का मन। टीचर को लगा कि भाई 11th क्लास लेना चाहिए, इसलिए उसने 11th क्लास लिया रेफरेंस के लिए। वैसे ही जब सवाल उठा कि भाई साहब ये कांस्टेंट ईयर कहां से फाउंड करें, जब सवाल उठा कि जीडीपी निकालने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए कांस्टेंट ईयर कहां से फाउंड करें, तब गवर्नमेंट ने ये 4-5 चीजें लगाई। गवर्नमेंट ने पहला जो दिमाग लगाया, गवर्नमेंट ने बोला कोई रीसेंट पास्ट पता करो। रीसेंट पास्ट मतलब आज अभी अगर 2025 चल रहा है तो 2025 के पीछे वाला कोई रीसेंट पास्ट पता करो, ना कि 1991, जहां पर ईयर क्या हो, नॉर्मल ईयर हो। नॉर्मल ईयर हो मतलब हमारी यहाँ परेशानी क्या चल रही थी कि अभी कि झारखंड में लोहा महंगा हो गया है, इसकी वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से जीडीपी ज्यादा आ रहा है। तो कोई नॉर्मल ईयर जहां पे कोई सुनामी ना हो, नहीं आई हो, कोई नया जीएसटी बिल ना बना हो, कोई डीमोनेटाइजेशन नहीं हुआ हो, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं हो जैसे 2008 में हुई थी, ऐसा कोई भी ना, कोई इलेक्शन हुआ हो, कोई ऐसा नॉर्मल ईयर फाउंड करे, और वो फाउंड करना है रिसेंट पास्ट का। ठीक है, फिर गवर्नमेंट कुछ यूनाइटेड नेशन से भी पूछेगी कि साहब ये ईयर ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, और कंडीशन भी सेम होनी चाहिए। मतलब जैसे 1991 नहीं ले सकते हम कांस्टेंट ईयर के लिए, क्योंकि 1991 बहुत पुराना ईयर हो जाएगा, और 1991 में इंटरनेट रिवॉल्यूशन इतनी अच्छी नहीं थी, 1991 में मोबाइल इतना अच्छा नहीं हुआ था, 1991 में ग्लोबलाइजेशन नहीं आया था। 2011 में जो रिसेंट पास्ट है, 2011 से लेके जो 25 तक का जो ईयर है, इसमें ग्लोबलाइजेशन भी है, इंटरनेट भी है, मोबाइल रिवॉल्यूशन भी है, सब कुछ है। तो जो आप जो कांस्टेंट प्राइस की जिस खोज में आप निकले हो, वो खोज में आपको कौन सा ईयर चूज करना पड़ेगा, उसमें ये सारी कंडीशन देखनी पड़ेगी आपको, तब चूज कर पाओगे। तो जब सवाल सरकार के दिमाग में सवाल उठा, सब 2025 का अगर जीडीपी निकालना है तो हमें कौन सा कांस्टेंट प्राइस, कहां से वो कांस्टेंट प्राइस लेके आए, तो सरकार ने बोला कि यार 2024 का ले लेते हैं, 2024 का प्राइस ले लेते हैं जीडीपी निकालने के लिए। तो 2024 के प्राइस से दोनों को निकाल लेंगे। तो एक ने बोला साहब 2024 में तो इलेक्शन हुआ था। 2020 का ले लेते हैं, साहब कोविड आया था। 2017 का ले लेते हैं, साहब जीएसटी डोमिनेटेशन हुआ था। 2014 का ले लेते हैं, सब फिर से इलेक्शन हो गया था। तो फिर सरकार ने बोला 2011 का ले लेते हैं। 2011 में क्या है, चीजें नॉर्मल थी और डीमोनेटाइजेशन कुछ भी नहीं आया था, सब कुछ सही था। इसलिए सरकार ने क्या करा, ये जो कांस्टेंट ईयर की तलाश में सरकार ने 2011 का जीडीपी लिया। सरकार ने बोला 2011 में भी जीडीपी निकला होगा, 2011 का जीडीपी मतलब 2011 में भी कुछ क्वांटिटी इनटू प्राइस होगा जीडीपी का। 2011 में भी जीडीपी इक्वल्स टू क्वांटिटी कितनी थी, 50, और 2011 में पर
कार का प्राइस कितना था, 40 रुपए, तो यही प्राइस ले लो। और फिर सरकार क्या करेगी, जो दोनों ईयर मतलब 2024 का जो जीडीपी निकाल रही है और 2025 का जो जीडीपी निकाल रही है, दोनों में ही जो प्राइस है वो प्राइस कितना ले लेगी सरकार, कि दोनों का ही जो प्राइस है, ये पेन जो प्राइस है वो सरकार कितना ले लेगी, 40 ले लेगी, 40 ले लेगी। समझ में आ रहा मेरी बात? तो फिर सरकार जीडीपी निकालेगी 2000, फिर इस हिसाब से 2024 का जीडीपी कितना हो गया, 4000 रुपए। अब 2025 का जीडीपी कितना हो गया, 5 चौको 20, 2000 रुपए। अब आप कंपेयर कर सकते हो 2024 का जीडीपी और 2025 का जीडीपी। जब प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, तभी आप कंपैरिजन कर सकते हो। और कांस्टेंट प्राइस के लिए आपको कांस्टेंट प्राइस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कहां से निकालोगे, तो सरकार ने कांस्टेंट प्राइस की वैल्यू कहां निकाली, पुराने ईयर से ढूंढा, जहां पे ये सारी नॉर्मल ईयर, रिसेंट पास्ट और यूनाइटेड नेशन से भी बात करी, और वो सारी चीजें से देख के सरकार ने वो प्राइस निकाला और फिर जीडीपी निकाला, और फिर आप कंपैरिजन कर पा रहे हो जीडीपी का, तब आप बता पा रहे हो कि ग्रोथ कितनी हो रही है या रिडक्शन हो रहा है, तो वो कितना हो रहा है। तो हमने सीखा, आखिरी बात, जिस ईयर से सरकार ये प्राइस निकाल के आ रही है, जिस ईयर से सरकार एक कांस्टेंट प्राइस ढूंढ के ला रही है, उस ईयर को हम बोलते हैं बेस ईयर। उस ईयर को हम क्या बोलते हैं, बेस ईयर। बेस ईयर बेस है उस प्राइस का जिस प्राइस से हम क्या निकाल रहे हैं, जीडीपी निकाल रहे हैं, कांस्टेंट प्राइस निकाल रहे हैं जिससे। 1 मिनट और लगेगा, ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, 1 मिनट और बस। तो जीडीपी निकालने के दो तरीके हैं, जीडीपी निकालने के दो तरीके। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ये छुप रहा है यहां पे। पहला तरीका ये है कि पहला तरीका तो ये है कि क्वांटिटी इनटू प्राइस। क्वांटिटी आप करंट ईयर, अगर आपको 2024 का जीडीपी निकालना तो क्वांटिटी आप 2024 में जितना कार आपने बनाई वो निकाल लो, और पर कार का प्राइस कितना है उस ईयर में, उस करंट ईयर में पर प्राइस का क्या है वो आप निकाल लो। तो इस हिसाब से आपने जीडीपी निकाल लिया, ठीक है। 2025 का निकालना तो करंट ईयर का प्रोडक्शन, करंट ईयर का प्राइस करके आप जीडीपी निकाल लो। तो पहला जो तरीका है जीडीपी निकालने का वो ये है कि करंट प्राइस के दम पे आप क्या निकाल लो, जीडीपी निकाल लो। जब आप करंट प्राइस से कैलकुलेशन करके जीडीपी निकालते हो तो वो जीडीपी कहलाता है नॉमिनल जीडीपी। वो जीडीपी कौन सा कहलाता है, नॉमिनल जीडीपी। वो जीडीपी निकालने का सही तरीका नहीं है, क्योंकि जो प्राइस की वजह से बहुत सारे जीडीपी में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। हमने देखा ना कि झारखंड में प्राइस की वजह से जीडीपी क्या हो रहा था, ज्यादा हो रहा था। यहाँ प्राइस 110 है, जबकि प्रोडक्शन क्या है, जबकि प्रोडक्शन कम है और प्राइस ज्यादा है। ठीक है, जबकि प्रोडक्शन कम है और प्राइस, यहां पे प्रोडक्शन ज्यादा है और प्राइस कम है, पर जीडीपी यहां पे क्या है, कम है। तो ये प्रकार का जीडीपी, इस तरीके से हम जब जीडीपी निकालते हैं तो एक खराब तरीका है जीडीपी निकालने का, इसलिए से बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं इसे हम। अब सेकेंड वे ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी वो देख लो आप। सेकेंड वे ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी इज कांस्टेंट प्राइस। जब आप जीडीपी निकालते हो, कांस्टेंट प्राइस जीडीपी निकालते हो, मतलब क्या होता है, जरा एक बार मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि बहुत घिचड़ पिचड़ हो गया है। देखो कांस्टेंट प्राइस माने क्या होता है, जीडीपी, पेन चेंज करना पड़ेगा, 1 मिनट। जीडीपी इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्वांटिटी इनटू प्राइस। जीडीपी इज इक्वल टू 2025 का निकाला, जीडीपी इज इक्वल क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो अगर एक तरीका तो क्या हो गया, करंट ईयर का, करंट ईयर का आपने देख लिया ये ऊपर। अब देख लेते हैं कांस्टेंट ईयर का। ये जो प्राइस है क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो कांस्टेंट प्राइस अपन ने 2011 के हिसाब से क्या निकाल लिया, 40 रुपए निकाल लिया। तो अब देख लेते हैं, जीडीपी ऑफ 100 क्वांटिटी है, 100 क्वांटिटी और प्राइस कितना है, 40 है 2024 का। जीडीपी ऑफ 2025 क्या है, क्वांटिटी कितनी है, अगेन 50 है, प्राइस कितना है, 40 है। इसका आंसर कितना आता है, 2000 क्या हो गया, जीडीपी 2025 का। अगर हम कांस्टेंट प्राइस से जीडीपी निकालते हैं तो 2025 का जीडीपी कितना आ रहा है, 2000। और अगर हम कांस्टेंट प्राइस जीडीपी निकालते हैं जो है 24 का, तो जीडीपी कितना आ रहा है, 4000 रुपए आ रहा है।
जब हम कांस्टेंट प्राइस से जीडीपी निकालते हैं तब हमारे पास असली जीडीपी आता है। उस जीडीपी को हम बोलते हैं रियल जीडीपी, क्योंकि उस जीडीपी में कोई भी इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं है। इन्फ्लेशन की वजह से जो जीडीपी बढ़ने की जो बढ़ता है वो उसमें इंक्लूड नहीं है, इसलिए इस जीडीपी को हम बोलते हैं रियल जीडीपी। जो ऊपर वाला जीडीपी था उसे हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी वो जीडीपी होता है जिसमें जीडीपी करंट ईयर का यूज होता है। उसमें परेशानी ये हो सकती है कि उसमें इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस हाई हो सकता है, तो वो है नॉमिनल जीडीपी। पर जब हम इन्फ्लेशन का जो फंडा है वो हम पूरी तरीके से अलग कर देते हैं, क्योंकि हमने वो ईयर चुना है, बेस ईयर हमने वो चुना है जहां पे ईयर क्या है, वो नॉर्मल ईयर है, जहां पे कोई भी इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं है, जो नियर पास्ट है और जो यूनाइटेड नेशन से पूछ के रखा है। वो ईयर जब हम चुनते हैं उसमें इन्फ्लेशन है कोई भी मतलब आसपास नहीं इन्फ्लेशन उसमें, तो वो जीडीपी कहलाता है रियल जीडीपी। उस जीडीपी से हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। वो जीडीपी, उस जीडीपी में कोई भी प्राइस की वजह से फ्लक्चुएशन नहीं है, और जो देश की एक्चुअल स्थिति है वो हमें बताता है रियल जीडीपी। ठीक है, तो दिस इज रियल जीडीपी, दिस इज नॉमिनल जीडीपी। बस एक चीज और बतानी है मुझे, अगर आपको ये कैलकुलेट करना है कि कितना प्राइस इंक्रीज हो गया, इन्फ्लेशन मतलब अगर आपको महंगाई कैलकुलेट करनी है तो महंगाई कैलकुलेट करने के लिए क्या कर लो आप, जो नॉमिनल जीडीपी है, जो नॉमिनल जीडीपी है उसको आप किससे डिवाइड कर दो, रियल जीडीपी से डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा कि इस साल में कितना प्राइस इंक्रीज हुआ है। और इस तरीके से नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड करके इन्फ्लेशन निकालने की जो निंजा टेक्निक है उसे हम जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर मतलब जीडीपी ऐसे जा रही है पर चूंकि प्राइस बहुत बढ़ गया है लोहे का, इसलिए जीडीपी क्या हो गया, बहुत बढ़ गया है। ठीक है, तो अगर हमें वैसे तो जीडीपी को ऐसे ही जाना चाहिए था, मतलब सीधे ऐसे ही जाना चाहिए था, मतलब नॉर्मली जीडीपी को ऐसे ही जाना चाहिए था, पर जीडीपी एकदम से बढ़ गया है। तो कितना डिफ्लेक्ट हुआ है ये जीडीपी, इतना ये जो डिफ्लेक्ट हुआ है जीडीपी, ये किसकी वजह से डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये डिफ्लेक्ट हुआ है इन्फ्लेशन की वजह से डिफ्लेक्ट हुआ है। तो कितना डिफ्लेक्ट हुआ है ये जीडीपी, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड करके, और यही है जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, इसके बारे में प्लेस में क्वेश्चन भी आ चुका है। जीडीपी हमारे देश में जो सही तरीका है इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने का, जिस तरीके को आरबीआई यूज करता है इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए, वो तरीका है सीपीआई मेथड, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेथड, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेथड। पर इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं इन्फ्लेशन निकालने के। एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक है होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक है जीडीपी डिफ्लेटर। पर जो बेस्ट तरीका है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। आपकी एनसीईआरटी में और यूपीएससी में भी क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन आया था कि जीडीपी डिफ्लेटर इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वे ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी। व्हाई जीडीपी डिफ्लेटर इज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वे ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी, क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है हमारे देश के अंदर, उनके प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, वो सारे गुड्स और सर्विस के प्राइस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं जीडीपी डिफ्लेटर में। पर सीपीआई में सिर्फ चुनिंदा गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को कैलकुलेट करा जाता है, चुनिंदा गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को कैलकुलेट किया जाता है, जबकि जीडीपी डिफ्लेटर में सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हमारे देश में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो। पर फिर भी जीडीपी डिफ्लेटर को क्यों यूज करती है आरबीआई रेदर देन सीपीआई, मतलब जीडीपी डिफ्लेटर को क्यों यूज नहीं करती है आरबीआई? उसका कारण यह है कि जीडीपी डिफ्लेटर साल में मतलब 3 महीने में एक बार कैलकुलेट कर सकते हो। साल में 3 महीने में एक बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जीडीपी जो हर तिमाही में जीडीपी का वो आता है, मतलब जीडीपी कैलकुलेट होती है हमारे देश की, और जो फाइनल जीडीपी होता है वो जब बजट आता है तब निकलता है फाइनल जीडीपी पूरे ईयर का। तो हर 3 महीने में आप जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट कर सकते हो। पर अगर हमें जीडीपी मतलब
जीडीपी डिफ्लेटर हर 3 महीने में कैलकुलेट कर सकते हो, पर जो सीपीआई है, सीपीआई अब हर महीने कैलकुलेट कर सकते हो, इसलिए सीपीआई यूज करा जाता है, पहला कारण। और सीपीआई में क्या होता है, जो चीजें कंज्यूमर के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें स्पेसिफिकली देखी जाती हैं सीपीआई में, पर डब्ल्यूपीआई में जो चीज कंज्यूमर के लिए इंपॉर्टेंट है वो तो रहता ही है, जो चीजें कंज्यूमर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी रहता है। इसलिए जीडीपी डिफ्लेटर को हम यूज नहीं करते इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने में, और हम सीपीआई का यूज करते हैं क्योंकि वो बहुत बहुत हर महीने आता है और बहुत शार्प, मतलब जो कंज्यूमर सेंट्रिक होता है वो। जीडीपी डिफ्लेटर में स्टील का प्राइस, जीडीपी डिफ्लेटर में स्टील का प्राइस, न्यूक्लियर पावर प्लांट का प्राइस, डैम बनाने का जो प्राइस है वो सारा इंक्लूड होगा, पर उससे आम आदमी को क्या फर्क पड़ता है? आम आदमी को तो रोटी कपड़ा मकान का जितना प्राइस महंगा हो रहा है, खर्चा हो रहा है, उस पर वो इंपॉर्टेंट है ना आम इंसान के लिए, तो है ना। तो इसलिए आरबीआई यूजेस सीपीआई मेथड टू कैलकुलेट जीडीपी रादर देन जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप बिल्कुल कमेंट लिखिए, सर समझ में नहीं आया, मैं फिर समझा दूंगा इस चीज को, और थैंक यू।